नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला के बारे में हमें चंद्रगुप्त के राजप्रसादों के अवशेषों से, अशोक के राजप्रसादों के अवशेषों से, अशोक के शिलालेखों से और लोक कला के बारे में हमें विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है, पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, उनसे हमें जानकारी मिलती है। समृद्ध मौर्य साम्राज्य था और उच्च शासन व्यवस्था के कारण मौर्य काल में कला का अत्यंत विकास हुआ, क्योंकि शासक के पास पर्याप्त समय था, पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। मौर्य कला को विद्वानों ने दो श्रेणियों में बांटा। पहला राजकीय कला और दूसरा लोक कला। राजकीय कला में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर निर्माण, स्तंभ, स्तूप, विहार, चैत्य, गुफाएं, महल आदि हम इसके अंतर्गत देखते हैं। और लोक कला में हम मृदभांड जैसे NPBW मृदभांड मिले, मृण मूर्तियाँ मिली, पत्थर की मूर्तियाँ, आभूषण, खिलौने आदि पाए गए। सबसे पहले हम राजकीय कला को लेते हैं। राजकीय कला में पाटलिपुत्र नगर और उसका राजप्रसाद जो था उसके बारे में चर्चा करें। मैगजीनीज ने इंडिका में लिखा कि पाटलिपुत्र नगर की लंबाई 80 स्टेडिया यानी 9.5 मील तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया यानी 1.5 मील थी और यह समांतर चतुर्भुज के समान था। नगर की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर लकड़ी की 4 दीवारी थी, जिसमें बाण छोड़ने के लिए, तीर छोड़ने के लिए छिद्र बनाए गए थे। 4 दीवारी के चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई थी। नगर में प्रवेश के लिए 64 द्वार थे। पटना के समीप कुम्हरार, बुलंदीबाग और अन्य स्थानों के उत्खनन से इस 4 दीवारी और लकड़ी के स्तंभों के प्रमाण हमको मिले हैं। तो लकड़ी की जो 4 दीवारी थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है उसके अवशेष हमें लकड़ी के स्तंभों के रूप में मिले हैं। बुलंदीबाग से 150 फीट लंबी लकड़ी की दीवार मिली है, जो लकड़ी के खम्भों के बीच स्लीपटों को फंसाकर बनाई गई है। संभवतः यह मौर्य राजप्रसाद का अंग था, लेकिन अशोक के समय जो महल या राजप्रसाद थे उनको बनाने में पत्थर का प्रयोग प्रचुरता से किया गया। कुम्हरार से एक विशाल भवन जो 80 स्तंभों पर टिका हुआ प्रकाशमाया है। इसके लगभग 400 स्तंभ अभी भी अपनी जगह स्थिर हैं और ये पत्थर के हैं, लेकिन इसकी छत और फर्श लकड़ी के हैं। इस सभा मंडप की लंबाई 140 फीट और ऊंचाई 120 फीट थी। इसके पत्थर के स्तंभ बलुआ पत्थर के हैं और उन पर चमकदार पॉलिश की गई है। फायान इससे प्रभावित होकर लिखता है कि नगर के बीच में स्थित राजप्रसाद जो अब खंडर के रूप में है, अशोक ने इसे देवताओं से बनवाया गया। उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा किया और दीवारों और तोरणों को चुना और उसमें अद्भुत नक्काशी की और मूर्तियां बैठाई। यह सब ऐसा कार्य था जो इस संसार के मनुष्य के बूते से बाहर है। तो इस तरह का वर्णन फाहियान ने अशोक के महलों को देखकर किया। एरियन ने लिखा कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद इतना भव्य और विशाल है कि उसकी शान और शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बटना के महल कर सकते थे। तो इस प्रकार से भव्य राजप्रसाद के हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त और अशोक के जो राजप्रसाद थे वो काफ़ी भव्य रहे और लकड़ी का प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया
और पत्थरों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा कि जब अशोक ने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल जो साम्राज्य स्थापित किया, उससे उनको श्रमिक ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे और खानों का जब प्रारंभ हुआ, खानों की खोज प्रारंभ हुई और पत्थर प्रचुर मात्रा में निकलने लगा और श्रमिक प्रचुर मात्रा में मिलने लगे, तो लकड़ी की जगह पत्थरों का प्रयोग। एक दूसरा कारण ये भी रहा कि लकड़ी की बजाय जो पत्थर थे ये अधिक टिकाऊ था, इसलिए लकड़ी की बजाय पत्थरों के महल बनाए जाने लगे। अब हम देखते हैं कि स्तंभ, जो मोनोलिथिक स्तंभ यानी एकाश्मक, स्वतंत्र एकाश्मक स्तंभ बनाए गए अशोक के समय, ये किस प्रकार से बनाए गए या क्यों बनाए गए। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार दो प्रकार के पत्थरों के स्तंभ थे। एक जो पत्थर था वो बनारस के निकट चुनार की खानों से प्राप्त पांडु के ऐसे सूक्ष्म दाने लिए हुए कड़े बलुआ पत्थर के थे, जिन पर छोटी छोटी काली चित्तियाँ थी। तो ये चुनार की खानों से जो प्राप्त पत्थर था, बनारस के जो पास था चुनार, वहाँ के खानों से प्राप्त जो पत्थर था उस पर काली काली चित्तियाँ थी छोटी छोटी। एक पत्थर तो ये था। और दूसरा जो पत्थर था मथुरा के पास का पत्थर था, जो लाल और सफ़ेद चित्तीदार बलुआ पत्थर के थे। तो एक पत्थर पे तो काली चित्तियाँ थी और एक पत्थर पे लाल व सफ़ेद चित्तियाँ थी। ये दो प्रकार के बलुआ पत्थर थे, एक तो चुनार के पास के, एक मथुरा के पास के। और दोनों ही जगह पत्थर तराशने के कारखाने थे और इनमें से अधिकांश पर लेख हैं, लेकिन कुछ लेख विहीन भी हैं, जैसे कौशाम्बी, रामपुरवा का लेख, वैशाली, संकीसा के स्तंभ जो है ये लेख विहीन है। अशोक के दो स्तंभ मेरठ और टोपारा से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया और उनको वहाँ स्थापित करवाया। इन स्तंभों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक है और वजन 50 टन के लगभग है। डॉक्टर D.N. झा एंड श्रीमाली ने लिखा कि चुनार की खानों से पत्थरों को काटकर निकालना और शिल्पकला में इन एकाश्मक खम्भों को काटकर तराश कर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्पकला तथा इंजीनियरिंग कौशल का अनोखा उदाहरण है। तो वास्तव में ये एक अनोखा उदाहरण था उस प्राचीन काल में, जब ज़्यादा सूक्ष्म औजार या अच्छे प्रकार के जो उपकरण थे वे पाए नहीं जाते थे और इतने बड़े विशाल स्तंभों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में ले जाके स्थापित करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती अशोक के समय रही और उसने इसको पूरी तरह से इसमें अपना कौशल बताया। तो अशोक के जो स्तंभ थे, मोनोलिथिक एकाश्मक स्तंभ, ये एक ही पत्थर के बने थे। पूरा जो स्तंभ था ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर का बना था। इसको 3 भागों में बांटा आकार की दृष्टि से। पहला 3 भाग जो था वो लाट कहा गया, जिसको शेफ्ट, इंग्लिश में शेफ्ट कहते हैं। लाट ये नीचे से लेकर 30 से 50 फीट तक ऊंची होती थी और ये मुख्य भाग होता था। यह गोलाकार है और नीचे से ऊपर तक ये पतली होती जाती है। इस पे कोई अलंकरण नहीं है, बल्कि ये एकदम चिकने हैं और इन पर चमकदार पॉलिश की गई है। 17वीं शताब्दी ईस्वी में जब टायकॉयार्ट ने इन दिल्ली के स्तंभों को देखा तो उसने समझा कि इन पर पीतल मंडी हुई है। इस तरह से कितनी बढ़िया पॉलिश इस पे उस समय तक की गई थी। ऐसी ही पॉलिश NBPW मृतभांडों पे हमको NBPW यानी नॉर्थ ब्लॉक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरण कृष्ण प्रमाणित भांड मृतभांड पर भी देखने को हमको मिलती है। अब लाट के अंत में एक घंटा या अवांगमुखी यानी उल्टा कमल, इन्वर्टेड लोटस बनाया गया
और इसके बाद पुनः मोटी रस्सी, एक मेखला या सादी रस्सी के गोल अलंकरण के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो लाट जो होती थी, खंबा होता था, उसके ऊपर जब जहाँ जहाँ सबसे पतला होता था भाग, वहाँ एक उल्टा कमल या घंटा उल्टा बनाया गया और उसके ऊपर एक मोटी रस्सी सी बनाई गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो भाग है, जिसको शीर्ष फलक फलक कहा गया या एबेकस कहा जाता था, जो चौकी थी, इस चौकी एक बनाई गई थी जो गोल भी होती थी और चौकोर भी होती थी। इसको एबेकस कहा गया और इसके चारों ओर 4 धर्मचक्र बनाए गए। धर्मचक्र में 24 तीलियां होती थी और सारनाथ के स्तंभ में इस चौकी के चक्रों के साथ हमको सिंह, हाथी, वृष और अश्व उत्कीर्ण है। लॉयन, एलिफेंट, बुल और हॉर्स उत्कीर्ण किए गए एबेकस, सारनाथ के एबेकस, यानी सारनाथ जो स्तंभ शीर्ष है, शीर्ष फलक जिसको कहा गया, शीर्ष फलक पर। अब जो तीसरा भाग है वो कैपिटल कहा गया। कैपिटल यानी शीर्ष भाग की पशु आकृति। जो एबेकस होता था उसके ऊपर जो आकृति बैठाई जाती थी पशु की होती थी, जिसमें हाथी, घोड़ा, वृषभ, सिंह आदि होते थे, उस आकृति को कैपिटल कहा जाता था। अब अलग अलग जो स्तंभ है उस पर अलग अलग आकृति बैठाएगी। जैसे सारनाथ जो स्तंभ है उस पर चौमुखा सिंह, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, 4 सिंह और एक खंडित चक्र इस पर बैठे थे। कौशाम्बी का जो स्तंभ है वह शीर्ष विहीन, कैपिटल नहीं है उसमें। रामपुरवा जो स्तंभ है उस पर एक सांड बैठा हुआ है। संकीसा स्तंभ पर हाथी को बैठाया गया, हाथी की मूर्ति को। लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है उस पर केवल एक शेर बैठाया गया। रुम्मनदेई जो लुम्बनी का जो स्तंभ है उस पर एक घोड़ा बैठाया गया है और वैशाली के स्तंभ पर एक सिंह की मूर्ति बैठाई गई है। तो अलग अलग ये मूर्तियां बैठाएगी। विद्वानों का मानना है कि अशोक के स्तंभों के शीर्ष भाग के कैपिटल जो है ये महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित है। डॉक्टर D.N. झा और श्रीमाली ने लिखा कि सारनाथ के सिंहों, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, में जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उसकी फूली नसों में जैसी स्वाभाविक है, उसके नीचे उकेरी गई आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, वह विकसित कला की परिचायक है। वास्तव में सिंहों की जो फूली नसें हैं मौर्य साम्राज्य की दृढ़ता की प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमें ये राज की कला हम देखते हैं कि स्तंभ लेख, अशोक के जो स्तंभ है ये एकाश्मक स्तंभ थे, मोनोलिथिक स्तंभ थे। इसके अलावा मौर्य काल में विभिन्न गुफाएं भी बनाई गई। जैसे अशोक ने बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ी पर ठोस चट्टानों को काटकर 3 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान दी थी। ये जो 3 गुफाएं थी उनमें से पहली गुफा का नाम न्यग्रोध गुफा या सुदामा गुफा था, जिसमें 2 कमरे थे। दूसरी जो गुफा थी उसका नाम कर्ण चौपट यानी चौपाल गुफा थी और तीसरी गुफा का नाम विश्व चौपड़ गुफा थी। रमेश चंद्र मजुमदार ने लिखा कि ये कमरे कड़े तेलिया पत्थर की चट्टानों के हैं और इनकी भीतरी दीवारें जो है आईने की तरह चमकती है। ये धैर्यपूर्ण कारीगरी और असीम श्रम की अद्भुत प्रतीक थी। अशोक के बाद उसके पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान दी थी और ये जो गुफाएं थी उसका नाम था पहला गोपी गुफा, दूसरा वापी गुफा और तीसरा पततिक गुफा। इसके अलावा स्तूप भी मौर्य काल में बनाए गए।
सांची, भरवत, सारनाथ के स्तूप अशोक के समय ही बने हैं और इनमें जो सांची का स्तूप है सबसे प्राचीन है। स्तूप एक प्रकार की समाधि होती थी जिसके भीतर किसी व्यक्ति के अवशेष गाड़कर सुरक्षित कर दिए जाते थे। अशोककालीन जो स्तूप है वो अंडाकार है, ईंट और मिट्टी के टीले हैं। इनमें प्रयुक्त ईंटें काफ़ी बड़ी होती थी, ईंटें काफ़ी, और स्तूप का जो टीला होता था वो अंड कहलाता था। इसकी जो सतह होती थी वो चपटी थी जिस पर एक धातु पात्र रखा जाता था जिसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के मध्य एक यष्टि यानी छड़ होती थी जिस पर 3 छत्र होते थे। यष्टि और 3 छत्र पत्थर के बने होते थे। अंड के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ और लकड़ी की 4 दीवारें बनी थी जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में स्तंभ होते थे और ये स्तंभ पत्थर की पट्टिकाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से स्तूप होता था। स्तूप की निर्माण शैली हम देखते हैं। इसके अलावा भी अशोक ने कई विहारों का निर्माण करवाया जो भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के स्थान थे। रास्तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में 500 विहार और कई स्तूप बनवाए थे। नेपाल में अशोक और उसकी पुत्री चारुमती ने एक विहार बनवाया था। सिक्के हम देखते हैं कि मौर्य युग में स्वर्ण सिक्कों में सुवर्ण प्रचलित था। चांदी की मुद्रा काशापण यानी पण या धरण थी। तांबे की आहत मुद्रा माशक थी और एक नया ताम्र सिक्का काकड़ी था। सिक्कों पर स्तूप का चिन्ह जो होता था सूर्य का चिन्ह होता था, षड्ज चक्र होता था, 3 डंडा आकृति होती थी, मोर का चिन्ह होता था, वेदिका के मध्य वृक्ष आदि के चिन्ह थे। विभिन्न प्रकार के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। तो स्तूप वो 3 स्तूप बनाए जाते थे, 3 गोले बनाकर उस पर चंद्र बैठाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबंधित माना गया। सूर्य बनाया गया जो राजसत्ता का प्रतीक था। षड्ज चक्र राजसत्ता का प्रतीक था। 3 अंडे आकृति बनाकर आड़ी लकड़ी बनाई गई जो संभवतः अशोक का चिन्ह माना जाता है जो लंबे समय तक मौर्य सिक्कों पर रहा। मोर का चिन्ह मौर्य वंश का प्रतीक था और बिंदु बनाकर 3 लाइन साइड में निकाली गई और बीच में बिंदु बनाया गया वो बिंदुसार का प्रतीक था। और अशोक वृक्ष का जो पौधा बनाया गया सिक्कों पे वो अशोक का चिन्ह रहा है। तो इस प्रकार से टकसाल अधिकारी जो था उसको सवर्णिक या लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। तो ये हम देखते हैं कि राज की कला थी।